प्रमुखता से है। अखबारों में खबरों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी पन्नालाल हमारे साथ में मौजूद है। हर रोज की तरह हम अखबारों में देखेंगे कौन सी खबर काफी प्रमुखता से है। अगर आज के अखबारों में देखिए, आज जो खबर काफी प्रमुखता से है, तो इसमें अगर देखा जाए तो समय पूर्व रिहा होंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी। ये खबर काफी प्रमुखता से इस पर चर्चा भी हो रही थी, और चूंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को नलिनी और रविचंद्रन की याचिका पर यहाँ पे निर्देश दिया है। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी पैरारीवालन की रिहाई के भी यहाँ पे आदेश दिए थे, और बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर खटखटाया था शीर्ष कोर्ट का दरवाजा। तो एक की रिहाई के बाद में जिस तरह से कोर्ट का दरवाजा यहाँ पे खटखटाया गया था, तो इसमें समय पूर्व रिहा होंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषी। और इस खबर में अगर देखा जाए तो पन्नालाल, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले भी आप देखिए कि गोधरा कांड के भी जो आरोपी थे वो भी रिहा हुए थे, तो उसके बाद में काफी चर्चा चली थी। तो इन दिनों न्याय प्रणाली को लेकर अलग अलग तरीके से बातें कही जा रही है। देखिए, कांग्रेस के अपने मत होते हैं और बीजेपी के अपने मत होते हैं। इसके पहले भी बहुत सारी बातें कही गई थी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी खबर आज यहाँ पर दिख रही है। सबसे बड़ी बात सर कहा जाए कि कांग्रेस इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चिंतापूर्ण लेते हुए कहा है कि यह जो संविधान है, न्याय है, वह जनहित में नहीं है। यह जो संविधान है, अगर किसी को इस तरह से छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के संविधान का हनन है। उसी प्रकार यह भी देखा जा रहा है कि जो 6 उम्र कैद की सजा काट रहे थे, तो उनको उम्र कैद का सजा काटते हुए पहले थी कि फांसी उसको मिलनी चाहिए। लगातार कांग्रेस से प्रयास की जा रही थी, लेकिन उम्र कैद के बाद उनका आचरण बहुत अच्छा था। और 3 दशक बाद सर, 3 दशक सर एक समय होता है, तो 3 दशक समय बीतने के बाद उस जो भी दोषी थे उनको जो सुप्रीम कोर्ट है उनको छोड़ रही है, कहीं ना कहीं एक जीने का मौका भी दे रही है। और उनका उच्च आचरण, अच्छा आचरण देखते हुए फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं यह सुप्रीम कोर्ट के लिए सराहनीय फैसला। बिल्कुल। और इसमें आप देखो, आप ये देखो कि कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 3 दशक जेल में बिताए, आचरण संतोषजनक रहा और ये रिहाई के हकदार। ये खबर काफी प्रमुखता से अखबार में बनी हुई है। और इसमें ये भी देखा जाए, गांधी परिवार के जो विचार है जो निकल के सामने आए, पर कांग्रेस सहमत नहीं है, जो बात आप कह भी रहे थे। इसमें अगर देखा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बातें कही गई है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया, हम आदरपूर्वक आदेश का विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बार बार कहा कि कोई जेल में रहा है तो ये रिहाई की वजह नहीं हो सकती। ये कहना अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से उनका बयान आया है। और सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ किया तब मौत की सजा टली। ये भी एक खबर काफी प्रमुखता से है। बिल्कुल सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस का यह रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह सही नहीं है। उनका लगातार आरोप यह रहा है। जी बिल्कुल सर। और इस विषय अगर देखा जाए तो आज जिस खबर पर सबकी नजर बनी रहेगी वो खबर है हिमाचल चुनाव को लेकर, क्योंकि हिमाचल चुनाव के लिए आज 68 सीटों के लिए यहाँ पे मतदान होंगे। आपने देखा कि किस तरह से 10 नवंबर को जब चुनाव के प्रचार प्रसार के शोरगुल थमे, उसके बाद में वहां पे डोर टू डोर कैंपेन चला। और क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ मॉडल की काफी चर्चा होती रही। महिलाओं को वहां पे जिस तरह से बहुत बड़ी सौगात कांग्रेस की तरफ से रखी गई है, तो हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में जो अपने बातें कही, उसका क्या असर होगा। और क्योंकि हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने भी काफी वहां पे ताकत झोंकी, तो आज कहीं ना कहीं एक परीक्षा की घड़ी है और आज ईवीएम में कैद हो जाएगा सभी मत, और उसके बाद में जब काउंटिंग के दिन ये नतीजे भी साफ हो जाएंगे। लेकिन आज हिमाचल की 68 सीटों के लिए मतदान होगा, और इसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की जो चर्चा होती रही, कांग्रेस ने जिस तरह से इसमें अपनी पूरी ताकत झोंकी, और प्रियंका गांधी ने भी जिस तरह से कमान संभाले रखा, तो निश्चित तौर पे आज वहां के जो स्थानीय जो दल है और जो नेशनल पार्टी, उनके लिए आज परीक्षा की घड़ी है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आज हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के लिए अच्छे नेता चुनने का मौका है। और सबसे बड़ी बात यह कही जाए कि सर, जब भी चुनाव होता है तो उसमें बड़ी पार्टियां आती जाती रहती है, और सबसे बड़ा वहाँ का जनता का ऐसी होता है, मोटो होता है कि जनता किस मुद्दे पे वोट करे। जनता
का अगला माने कैसा नेता हो। जनता यह चाहती है कि नेता हम किसको चुने कि मेरा विकास करे, जन सरोकार जो जनहित जनता के लिए आवाज उठाए। तो उस तरीके से लगातार यहाँ से छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी का दौरा रहा है और उसके उपरांत उधर भाजपा के दिग्गज नेताओं का भी जमवाड़ा लगता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि सर वहाँ का जो 68 सीटें जो विधानसभा की सीटें हैं वहाँ कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं यह लेकिन वहाँ का जो ट्रेंड रहा है, जो अखबारों में जो खबर है कि हर 5 साल में सत्ता बदल देता है, वहाँ कांग्रेस को सूबे के सियासी रिवाज पर भरोसा है कि हर 5 साल में जो सत्ता बदल जाती है तो उस पर वो भरोसा है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा यहाँ इतिहास बनाने की पूरी जुगत में लगी हुई है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा जहां इतिहास बनाते हुए सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वही कांग्रेस को सूबे के सियासी रिवाज पर भरोसा है जो हर 5 साल में सत्ता बदल देता है। हिमाचल में 1985 में किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। 1985 में कांग्रेस, 1990 में भाजपा, 1993 में कांग्रेस, 1998 में भाजपा, 2003 में कांग्रेस और 2007 में भाजपा सरकार बनी थी और 2012 में कांग्रेस और 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी। प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होगा और मतगणना जो है 8 दिसंबर को होना है। तो इस बीच में अगर देखा जाए तो हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है और इस किदवंती को यहाँ बीजेपी तोड़ना चाह रही है। वहीं रिवाज जो बना हुआ है उस पे कांग्रेस का ये भरोसा है कि वो सत्ता में आ सकती है। ये काफी अहम खबर है क्योंकि कई स्टेट में हमने देखा है कि 5 साल में सत्ता बदल जाती है। कहीं पर ऐसा रिवाज है कि जो पार्टी दमखम के साथ आती है, चुनावी घोषणा में जो उनकी बातें जनता को भाता है, जनता उन पर भरोसा करती है, वो जीत के आते हैं। तो ये काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल सर, सत्ताधार तो चाहता है, जो सत्ता में रहे हैं वो तो चाहते हैं कि फिर मेरी वापसी हो। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता से विहीन हो, जो विपक्ष के लोग होते हैं, तो उनका भी तो फर्ज रहता है, हर एक तरह से एजेंडा रहता है कि नहीं हम सत्ताधारी को पछाड़े और अपनी जो भी सीटें हैं, अपनी जो भी कैंडिडेट है उनको जिताए। तो कहीं ना कहीं ये रहता है, लोगों की लालसा रहती है, जो सत्ता में रहे उनका भी प्रयास रहता है कि नहीं मेरी सत्ता फिर हो, पुनः वापसी हो। लेकिन इस तरह का सर नहीं हुआ है अभी तक। अब हिमाचल में अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को 8 दिसंबर को जब काउंटिंग होगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी हिमाचल की। हम हिमाचल से झारखंड की तरफ रुख करना चाहेंगे क्योंकि झारखंड की जो खबर है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी एक आस जगी है। आरक्षण का जो मुद्दा काफी लंबे समय से जो चला रहा है, जिसमें आरक्षण में कुछ वर्ग की कटौती जो हो गई है, तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को भी कानूनी दर्जा दिया है झारखंड ने। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 77% आरक्षण को यहाँ पे मंजूरी दी गई है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन का विशेष सत्र रखा गया, 1 और 2 दिसंबर को। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% आरक्षण के लिए 2 दिन का यहाँ पर सत्र है। लेकिन इस बीच में झारखंड में जो विधानसभा में शुक्रवार को राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास हो गया। इसमें ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान है। एससी को 28%, एसटी को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा। नए प्रावधान के बाद अब राज्य में कुल आरक्षण 66 से बढ़कर 77% हो गया है। बिल पास होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आज झारखंड के वीर शहीदों और आंदोलनकारियों का सपना साकार हुआ। लेकिन हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में 50% से अधिक होने पर आरक्षण में कोर्ट का फैसला आया और कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने रुख किया है। इस बीच में विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में मुझे लगता है कि झारखंड एक नजीर बन सकता है छत्तीसगढ़ के लिए। सर, जिस तरह से झारखंड का सर यह फैसला रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पहले वहाँ के राजनेता, वहाँ के जो स्थानीय समाज सेवी थे तो लगे हुए थे और लगातार सरकार और वहाँ के प्रशासन से फाइट करते आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह जो भी वहाँ के जनता के हित में फैसला हुआ है तो यह सब सराहनीय है और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ भी इस फैसला को माने और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से यह मामला गया है तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट पे सभी लोगों ने भरोसा जताया है कि फिर से यहाँ की जो आरक्षण थी, जो सेवाएं थी, वो फिर पूरा बहाल हो। जी बिल्कुल जी। और इस बीच में अगर देखा जाए एक खबर जो हेल्थ सेक्टर से निकल के सामने आ रही है कि कोरोना को हमने देखा कितना नजदीक से हमने फाइट किया है, लेकिन कोरोना पोस्ट कोरोना मतलब कोरोना की तरह शुगर और बीपी का भी टेस्ट होगा, घर पहुंचाएंगे दवा, ये बातें कही जा रही है। मतलब एक नया अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये देखने को मिला कि कोरोना जिनको हुआ उसके बाद में
बीपी और शुगर की भी जो रोग हैं, जो ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो शुगर बीपी का टेस्ट होगा और कोरोना की तरह टेस्ट करने की बात कही जा रही है, घर पहुंचाए जाएंगे दवा। तो एक बड़ी खबर है कि हर शहर गांव में जांच कर बनेगा डेटाबेस और इसी से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर भारत इस पे कंट्रोल नहीं कर पाता शुगर में, तो हम आने वाले समय में विश्व में नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे, जो स्थिति है शुगर को लेकर भारत में। क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बहुत जरूरी है और लिहाजा लगातार मीडिया में यही कोशिश रहती है कि शुगर जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए और किस तरह से अवेयरनेस रहे लोगों के बीच में कि वो इसकी चपेट में ना आ सके। सर लगातार इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति अपना प्रखंडवार कैंप लगाती है और वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को जागरूक करती आ रही है। और सबसे बड़ी बात की जाए हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर का प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक जो वो अभी कोरोना काल में था, वैक्सीन का मामला था, तो वह बूथ के माध्यम से कैंप लगाकर, गांव-गांव, वार्ड-वार्ड कैंप लगाकर वहाँ की जनता को वैक्सीन दिया। तो उसी प्रकार सर यह जो शुगर का मामला है सर, शुगर से जो होने वाली बीमारी उत्पन्न हो रही है, बीपी बढ़ रही है, तो इसके लिए सर कई बीमारियों में ये देखने को मिला है कि शुगर बीपी काफी खतरनाक रूप में सामने आती है। क्योंकि अगर किसी को शुगर हो और किसी का ऑपरेशन होना है तो शुगर लेवल डाउन करना पड़ता है। बीपी अगर होता है तो बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, ये देखने को मिलता है। इस विषय खबर की तरफ आए क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 2023 में चुनाव है, उसके बाद 2024 में केंद्र का चुनाव होगा। आधी आबादी की बात जहां हिमाचल में कांग्रेस करती नजर आई और आधी आबादी को लेकर जो उन्होंने बातें रखी, मुझे लगता है कि वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर होगा आज जब वोटिंग डाले जाएंगे। इस बीच में आधी आबादी को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी हुंकार रैली का आयोजन किया, महतारी हुंकार रैली। इसमें कांग्रेस के अपने दावे रहे, बीजेपी के अपने दावे रहे कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाओं को इकट्ठा किया बीजेपी ने। और जिस तरह से स्मृति ईरानी पहुंची थी तो उन्होंने कहा कि अमेठी चुनाव जीता था, इसलिए मेरे आने से कांग्रेसियों के पेट में हो रहा दर्द। यह बात उन्होंने कही। महतारी रैली को प्रदेश की माताओं ने ही नकारा, ये कांग्रेस का कहना है। तो यहाँ पे आधी आबादी को लेकर जिस तरह से दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात कहती नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि स्मृति ईरानी जहां महिला प्राप्त पे बात करती नजर आई, महिलाओं के अत्याचार पे बात करती नजर आई, उनका कहना था कि सरकार ने चुप्पी साध रखी है। वही कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा कि भाजपा महिला मोर्चा को हुंकार रैली के आयोजन पर प्रहार करते हुए कांग्रेस का सीधा कहना है कि भाजपा के इस काल्पनिक और मनगढ़ंत मुद्दों को जनता ने नकार दिया है। मतलब सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये मनगढ़ंत और काल्पनिक मुद्दा है और जो डेटा रख रही है बीजेपी उसमें कोई आधार ही नहीं है। और राजीव भवन में पत्रकारों को बातचीत करते हुए यहाँ पे कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने 1 लाख महिलाओं के आने का दावा किया था, लेकिन सिर्फ 6 से 7 हजार महिलाएं ही इस कार्यक्रम में शामिल हुई। भाजपा ने महिला अपराध शराबबंदी का मुद्दा बनाया था, जबकि दोनों ही मामलों में छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी बेहतर है, ये कहना है कांग्रेस का। बिल्कुल सर, जिस तरह से अभी रैलियां चल रही है सर, अभी भानु प्रतापपुर में चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर भी लोग वहाँ की जनता जागरूक हो रही है। उसी प्रकार सर अगले साल यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर अन्य पार्टियां यहाँ आ रही है। और सबसे जैसे आपने ताल ठोका है, आपकी तरफ से भी काफी यहाँ पे कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुख्य मुकाबला रहता है और लिहाजा ये काफी अहम हो जाता है कि जो ये हुंकार रैली है, ये इससे कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसके जरिए शंखनाद किया है अपने चुनावी कार्यक्रमों का। इस बीच में खबर और भी देखना चाहिए क्योंकि हमने कोरोना की बात कही और कोरोना के में हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम काफी बढ़ गया था। तो एक स्टडी आया है कि ब्रिटेन में 25 लाख लोग बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकते क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से बढ़ा पीठ गर्दन दर्द। ब्रिटेन में 62,000 ने नौकरी छोड़ी, काम ना करने की ये दूसरी वजह। घर में तैयार करे दफ्तर वाला सेटअप, गर्दन की कसरत करे। मतलब वर्क फ्रॉम होम जब कोरोना में हमने देखा कि कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के तहत काम लिया उनसे, लेकिन अब उसका जो रिजल्ट आ रहा है साइड इफेक्ट की, उससे पीठ और गर्दन दर्द की शिकायतें बढ़ी है। 62,000 लोगों ने वहां पर नौकरी भी छोड़ी है। हमने देखा कि लगातार घर पे भी बैठकर
लंबा काम करना पड़ गया, क्योंकि ऑफिस में आप देखिए कि तमाम सुविधाएं होती हैं, लेकिन घर पे आप का ऑफिस चलाना, काम करना, और वो मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का एक साइड इफेक्ट से संबंधित एक खबर यहाँ निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल सर, जिस तरह से इस खबर को देखा जाए तो सीधा इस खबर पे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमको कोई काम करना है सर, अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो सबसे बड़ा सेक्टर होता है कि सर उस एम्प्लॉय के लिए ऑफिस जाना। अगर ऑफिस का काम सर वर्क को हम होम निपटाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पीठ दर्द, कमर दर्द और घरेलू उत्पीड़न का भी शिकार होना होता है। तो सर जिस तरह से कोरोना काल आया था, उस दौरान कंपनी द्वारा लगातार एम्प्लॉय को बाहर निकाला भी जा रहा था, कंपनी में ताले लग रही थी, क्योंकि कोरोना का मामला था सर। 5 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह का था। तो उसको लेकर कंपनी ने एम्प्लॉय को यह निर्देश दिया था कि आप लोग अपना काम घर से ही करें, ऑनलाइन के माध्यम से करें, ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से करें। उसी प्रकार से सर इस तरह का मामला अभी सामने आया है कि पीठ दर्द और कमर दर्द का बहुत बड़ा शिकार यहाँ के जो एम्प्लॉय है उनको होना पड़ा है। जी सर। जी, और इस बीच एक खबर, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के समय सोशल मीडिया की काफी अहम भूमिका थी। सोशल मीडिया जहां कई सारी जानकारियां अवेलेबल करा पा रहा था, तो वही सोशल मीडिया पे भ्रम की भी स्थिति थी, और लोग सोशल मीडिया पे से ऑनलाइन चैटिंग भी कर रहे थे, ऑनलाइन काम भी चल रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही थी। लेकिन सोशल मीडिया का जो सबसे अधिक जिनकी यूजर हैं, और जिस तरह से ट्विटर की मैं बात कर रहा हूँ, ट्विटर में जो बदलाव हुआ है, तो ट्विटर से खबर है कि ट्विटर ने फेक अकाउंट्स के कारण पेड सब्सक्रिप्शन रोका, ऑफिशियल बैच भी बहाल। क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर ब्लू टिक लेना है तो आपको मंथली पे करना पड़ेगा, इस तरह की खबर थी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने $8 वाले पेड सब्सक्रिप्शन को फिलहाल रोक दिया है। ये एक खबर निकल के सामने आ रही है, और कंपनी ने यह फैसला प्रमुख ब्रांडों के नाम से फर्जी उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया है। हालांकि मौजूदा जो यूजर्स है अभी भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे। इस बीच कंपनी ने हाई प्रोफाइल खातों के लिए ऑफिशियल बैच भी बहाल कर दिया है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि पेड वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू होने के बाद कुछ यूजर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और फेक न्यूज फैलाने वाले पेड सब्सक्रिप्शन लेकर नकली पहचान के साथ फेक न्यूज फैला रहे हैं। और वहीं ट्विटर भी वेरीफाई खाते के नाते इनके कंटेंट को बिना पड़ताल के प्रमोट कर रहा था। और भारत में अगर देखा जाए ब्लूटूथ के लिए 719 रुपए, भारत के ट्विटर यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए मैसेज में मिलना शुरू हो गया है। कई भारतीय यूजर्स को एप्पल ऐप स्टोर पर पॉप अप मिल रहा है, जिसमें ब्लू सब्सक्रिप्शन की फीस 719 रुपए महीने बताई गई है। तो अभी भी असमंजस की स्थिति है ब्लू टिक को लेकर। अब मुझे लगता है कि अभी जो ऑफिशियल बैच बहाल करने जा रहा है, लेकिन ट्विटर ने एक अच्छा फैसला ये किया है कि ब्लू टिक मिल जाने से ये होता है कि ये ऑथेंटिक है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी निकल के सामने आ रहा था। जिस तरह से सर पिछले दिनों हमने देखा था कि एक मास्कुलिन नाम के व्यक्ति थे, और भोजपुरी गाना सर लॉलीपॉप लागेलू, इस तरह का सर एक वो डाले थे। तो उसके बाद सर तुरंत कुछ घंटों बाद सर एक छपरा कब अइबा, इस तरह का एक था। तो कहीं ना कहीं सर वो लग रहा था कि एलन मस्क का ऑफिशियल अकाउंट है, लेकिन बाद में समझ में आया सोशल मीडिया के जरिए ही कि वो फेक अकाउंट है। और मुझे लगता है कि इससे काफी कुछ हलचल भी मची थी। बिल्कुल सर। इसको लेकर पवन सिंह भी इस जो भी एलन मस्क का स्टेटमेंट था, पोस्ट था, वो शेयर किए थे। और एक तो बिहारी जो भोजपुरी होता है सर, भोजपुरी समाज को सर एक खुशी था कि सर देखिए मेरा विदेश में भी डांका बज रहा है, विदेश में भी मेरा नाम। सोशल मीडिया यूजर्स ने उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे काम कर दिखाया कि लगा कि ये सही में ऐसा है, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं थी। क्योंकि हम ग्लोबल सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, एक ग्लोबली आर्थिक मामलों पे भी नजर रहती है, लेकिन ग्लोबल रिकवरी की एक खबर आ रही है कि ग्लोबल रिकवरी से शेयर बाजार में रफ्तार है, और सेंसेक्स साल के उच्चतम स्तर पर है। 6 महीने में 17% ग्रोथ देखने को मिली है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि ग्लोबल रिकवरी से शेयर बाजार में यहाँ पे रफ्तार देखने को मिल रही है। सेंसेक्स जो है 61,795 में बंद, ₹62 मजबूत भी हुई है। अमेरिका बाजार एक साल में 35% तक गिरे, भारत के बाजार चढ़े हैं यहाँ पे। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी खबर है कि भारत के बाजार चढ़े हैं, ये काफी अहम खबर है। इस बीच में क्योंकि इन दिनों हमने देखा है कि प्रदूषण, पर्यावरण को लेकर काफी कुछ बातचीत हो रही है, और इस पे अपील भी की जाती है। सभी लोग अपील भी करते हैं, क्योंकि हमने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बात की।
लेकिन सबसे अधिक जो प्रदूषण दिल्ली के आसपास देखने को मिलता है वो पैरा जलाने को लेकर आता है। इसमें किसानों को अवेयरनेस करने की बात कही जाती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दौरान जांजगीर चांपा जिले में थे। उन्होंने एक अपील भी की किसानों से कि फसल कटाई के बाद पेरा जलाने के बजाय दान करें, प्रदूषण घटेगा। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमने देखा है कि पैरा जला दिया जाता है जिससे काफी प्रदूषण बढ़ता भी है, धुंध सी छा जाती है। तो पैरा जलाने को लेकर जो स्थिति है उसको लेकर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खबर है, किसानों को समझना भी चाहिए। और देखिए, पैरा दान करने से इसमें जो सरकार अपील कर रही है कि पैरा आप दान कीजिए, इसको जलाइए नहीं। इससे क्या है कि पशुओं को भी चारा मिलेगा, फसल कटाई के बाद में जो पैरा जलाया जाता है, बल्कि उसका दान करे, मुक्ति मिलेगी, मवेशी के लिए चारे की व्यवस्था होगी। और किसानों के हित में को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो अपील है निश्चित तौर पर इस पे अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का यह गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम था और गांव में जाकर मुख्यमंत्री जी ने यह अपील किसानों के बीच में, मुझे लगता है ये अपील काफी सराहनीय है सर, बहुत सराहनीय अपील है और कहीं ना कहीं किसान हित में था सर। लगातार किसान से जुड़े हुए मुख्यमंत्री है और लगातार सर एक होता नहीं है सर कि गांव में कहा जाता है कि यह घर का बेटा है, तो उस तरह से कल का जो इनका भेंट मुलाकात था तो घर का बेटा का जैसा रवैया हुआ और वहाँ के किसानों से बात की तो कहीं ना कहीं सर पुआल सर बिहार में पुआल बहुत सारे नाम कहा जाता है। तो पुआल जलाने से सर जो प्रदूषण है सर, प्रदूषण फैलती है। तो कहीं ना कहीं पुआल दान करने की बात कही गई, तो यह सर बहुत सराहनीय फैसला है मुख्यमंत्री। और इस बीच में अगर एक खबर निकल के सामने आ रही है जो देश के आखिरी गांव की बात है, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन में फैसला किया है, एक कानून की हमने बात की, तो देश के आखिरी गांव में अलग कानून से एक खबर है। 4 शादियां कर सकती है महिलाएं। टोपी बताती है कि पत्नी के साथ कमरे में कौन, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जहां चुनाव के लिए वोटिंग है और बीते 2 महीने से राज्य में चुनाव प्रचार की धूम रही, 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जो इस शोर शराबे से काफी दूर है। ये भारत का आखिरी गांव कहलाता है। देश का आखिरी बस स्टैंड, आखिरी स्कूल, आखिरी पोस्ट ऑफिस और आखिरी ढाबा भी यही है। चीन तिब्बत की सीमा पर मौजूद इस गांव में 771 वोटर हैं और देवी को पूजने वाली इस गांव में एक महिला 2 या 2 से ज्यादा पुरुषों से शादी कर सकती है। ये और इसमें यह भी बताया गया है कि यही नहीं, बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता। बाहरी लोगों की परछाई खाने पर पड़ जाए तो उसे फेंक दिया जाता है। और ये कहानी है भारत तिब्बत ओल्ड रोड पे सांगला से 28 किलोमीटर दूर बसे खूबसूरत छितकुल गांव की। और यहाँ से तिब्बत चीन बॉर्डर करीब 60 किलोमीटर दूर है। पहले बॉर्डर के उस पार आना जाना भी होता था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से बंद है। और छितकुल की तस्वीरें भी निकल के सामने आई है अखबारों में। और दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों का सफर भी यही है। और मुझे लगता है कि हिमाचल चुनाव को लेकर एक ये अच्छी खबर है और ये दिखाती है कि किस तरह की जो एक परंपरा गांव में है वो अभी भी है कि 4 शादियां कर सकती है महिलाएं। और महिलाओं की इस तरह की आजादी, क्योंकि पुरुषों की शादी की बात हमने सुना था कि 2-3 शादियां जिस तरह से कही जाती है, लेकिन हिंदू अधिनियम में तो ऐसा है ही नहीं। बाकी हमने देखा कि ट्रिपल तलाक को लेकर जिस तरह से काफी बहस होती रही, महिलाओं की आजादी को लेकर एक हिमाचल प्रदेश के उस आखिरी गांव की एक तस्वीर बयां करती है। हमने देखा कि आदिवासी समाज में भी कितना महिलाओं को यहाँ पे स्वतंत्रता मिली हुई है। घोटुल एक परंपरा छत्तीसगढ़ की है, उसमें आप मनचाहा वर पसंद कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी ऐसी परंपरा है जिसपे चर्चा होती रहती है। अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते कुछ संक्षिप्त में खबरों को देख ले तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ज्ञानवापी शिवलिंग वाले स्थल का संरक्षण जारी रहेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा देखा जाए मीटू अभियान के दौरान खुलासा, फिल्मकार हैंगिस दुष्कर्म के दोषी 60 करोड़ रुपए हर्जाना की बात यहाँ पे कही जा रही है। स्पेन की खबर है कि ये गांव बिकाऊ है, कीमत 2.25 करोड़ रुपए। हमने देखा कि किस तरह से ओलिक्स में बहुत सारी चीजें रहती है। एक बार तो एक पत्नी ने ओलिक्स पे पति को बेचने के लिए वो किया था, वो काफी सुर्खियों में था। लेकिन गांव बिकाऊ है 2.25 करोड़ की बात, ये काफी रोचक खबर है। नई व्यवस्था बनेगी, सुप्रीम कोर्ट जल्द ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करेगा। आरटीआई को लेकर भी कुछ दिन पहले एक सर्वे भी था जिसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, किस तरह से बहुत सारी अड़चने आती है और आरटीआई को लेकर समय समय बहुत सारी बातें कही जाती है। तो वो खबर भी काफी प्रमुखता से है। गोल परिवहन केस जो छत्तीसगढ़ में काफी सुर्खियों में है, सूर्यकांत आईएएस विश्नोई समेत 4 को कोर्ट ने जेल भेजा। फैसला सुनते ही रोने लगे थे परिजन।
ये खबर है जो यहाँ पे जो सूर्यकांत आईएएस बिश्नोई समेत 4 को कोर्ट में जेल भेज दिया है, जो कोल परिवहन केस में ये प्रमुख खबर निकल के सामने आ रही है। न्यूज वीक में और देखें तो यहाँ पे एक्टर सिद्धांत का जिम में वर्कआउट के दौरान निधन हुआ है। ये मुंबई से खबर निकल के सामने आ रही है। सोपिया में मुठभेड़, जैश आतंकी हनीश मारा गया। यहाँ पे जैकलिन की जमानत पर फैसला 15 तक स्थगित रखा गया है। मूडीज ने घटाया भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान। एक तरफ हम भारत की आर्थिक वृद्धि पर शेयर मार्केट की खबर पढ़ रहे थे, लेकिन वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इन्वेस्टर सर्विस ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 7.7% से घटाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि भारत में बढ़ती ब्याज दरें और धीमी वैश्विक वृद्धि भारत की आर्थिक गति को प्रभावित करेंगे और दूसरी बार मूडीज ने भारत की वृद्धि का अनुमान घटाया है। और मुझे लगता है कि इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू होगी, जो अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरते नजर आ रही है। तो हमने अखबारों की सुर्खियों में तमाम खबरों पर चर्चा की। हमारे साथ में पन्नालाल मौजूद थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही। सावधानी से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।